फिल्म अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के लिए अहम दिन है। दरअसल जिया खान 3 जून 2013 को अपने घर में मृत मिली थी। अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। जिया की ओर से कथित रूप से लिखे गए 6 पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को आरोपी बनाया गया है। पत्र में सूरज के साथ खान के संबंधों के साथ साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से जिया खान ने खुदकुशी की। सीबीआई के अनुसार पत्र जिया ने ही लिखा था, जिसे मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 10 जून 2013 को जब्त किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश A.S. सैयद ने मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया खान की मां राबिया खान ने अदालत में कहा कि उनका मानना है कि ये हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक के बड़े बेटे अली के नाम से एक पैगाम वायरल हुआ है। नैनी जेल में बंद अली के नाम से जारी इस पैगाम में कभी दहशत का पर्याय रहे इन्हीं 3 चेहरों के नाम पर एक खास समुदाय के बीच सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई। अली के नाम से जारी इस पर्चे में माफिया खानदान की बर्बादी के लिए मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक समान जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद मुसलमानों से एकजुट होकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की गई। इस पर्चे में अली ने अपनी मां शाइस्ता के भी एनकाउंटर का शक जताया है। अली ने यहां तक कहा कि वो उनके इशारे को समझें। वहीं अतीक और अशरफ हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की अपील की गई है। याचिका में यूपी में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की भी मांग की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर लगातार एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही हैं। एसटीएफ की टीम ने वकीलों से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी की। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है, जिसके बाद से पुलिस ने करोलबाग और जामिया नगर में पूछताछ की। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई, लेकिन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के लखनऊ में राजनीतिक दल के किसी नेता के संपर्क में आने की सूचना है। साथ ही पुलिस अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी को भी तेजी से तलाश रही है। शाइस्ता और असद का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों बीएसपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी के एक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। आज एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए। एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की आज होने वाली बैठक में क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर होगा। इस बैठक में हर एक देश अपना पक्ष रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू से साफ कहा कि भारत चीन संबंधों का विकास सीमा पर अमन चैन के हालात पर आधारित है। साथ ही एलएसी पर सभी मुद्दों का समाधान मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप निकाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में 3 साल से जारी गतिरोध के बीच शांगफू के साथ द्विपक्षीय बैठक में ये बात कही। पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से एंट्री कर रहे एक ड्रोन को बीएसएफ ने रोक लिया और उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया और बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले 23 अप्रैल को भी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया था, जिसे पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मार दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रग्स भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से हर कोशिश नाकाम हो जाती है। 20 अप्रैल को भी पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था। इसके बाद बीएसएफ ने उसे मार दिया। बीएसएफ ने कई बार मार गिराए ड्रोन से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है।
उत्तर बंगाल में बीते दिनों हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। बंद के जरिए बीजेपी बंगाल पुलिस और ममता सरकार को घेरने के मूड में है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में पिछले हफ्ते एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार के विरोध में बीजेपी ने ये बंद बुलाया है। बंद को लेकर कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के बंद को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा न हो। वहीं इस मामले को लेकर बंगाल में सियासत काफी गर्म है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल में अशांति फैलाना चाहती है। उग्रवादी समूह दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी के नुमाइंदों और असम सरकार के बीच चंद कागजों पर हुए ये दस्तखत सामान्य नहीं, ये असम में उग्रवाद के खात्मे की मुनादी हैं। दिल्ली में हुए इस समझौते ने ये तय कर दिया कि असम में अब एक भी आदिवासी समूह ऐसा नहीं बचा जो हथियार लेकर कैंप लगाकर जंगलों में रहे और खून खराबा करे। आज असम के सारे विवादग्रस्त और हिंसा में लिप्त संगठनों का इस समझौते के साथ समाप्ति होने जा रहा है। गृह मंत्री ने माना कि पीएम मोदी ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकास युक्त जिस पूर्वोत्तर की कल्पना की थी वो साकार होने जा रहा है। दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमसा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के साथ असम सरकार के समझौते के साथ ही सारे के सारे आदिवासी समूह आज मुख्य धारा में आ गए। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद अब इन दो उग्रवादी संगठनों के सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सेदार होंगे और सभी हथियार और गोला बारूद असम सरकार के सामने सरेंडर करेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां जाते हैं विवाद उनके पीछे पीछे चलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस पर बिहार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई में एकता बढ़ाने वाली बात करते हैं तो ठीक है। यदि बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। इसके लिए उनका मैं एयरपोर्ट पर घेराव भी करूंगा। यदि भाईचारे का संदेश देंगे तो बिहार में उनका स्वागत होगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कार्यक्रम के लिए 13 मई को पटना आ रहे हैं। 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम रहने वाला है। श्रीनगर में अगले महीने G20 की बैठक की मेजबानी की तैयारी हो रही है। आयोजन स्थल को आकर्षक बनाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। श्रीनगर में 22 से 25 मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर G20 बैठक होने जा रही है। हालांकि स्पेशल फोर्सेस और ड्रोन रोधी तकनीक के साथ ही हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में होने जा रही G20 की इस बैठक से पाकिस्तान के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश कर रहा है। श्रीनगर में होने वाले G20 कार्यक्रम को नाकाम करने की पाकिस्तान ने साजिश रची है। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में एंटी G20 प्रोपेगेंडा वाले ट्वीट्स किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए ट्रेंड कराने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद शहरों से भारत के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों की संख्या में भारत के खिलाफ किए जा रहे एंटी G20 प्रोपेगेंडा वाले सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अगले वर्ष 22 जनवरी को रामलला को स्थायी गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। स्थायी गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। तारीख के ऐलान के बाद अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति और सितंबर तक गर्भगृह का निर्माण पूर्ण कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भगृह के निर्माण में मकराना मार्बल का उपयोग हो रहा है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का 80% काम पूरा हो चुका है। रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणों का तिलक हो सके, इसके लिए वैज्ञानिकों की टीम अपना कार्य लगभग पूरा कर चुकी है और इसकी देखरेख स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार होगा, जबकि द्वितीय तल खाली होगा, जिसकी उपयोगिता मंदिर की ऊंचाई के लिए होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया गया था। इस दौरान एक ऐसा मार्मिक दृश्य देखने को मिला जिसने सभी के हृदय को झकझोर कर रख दिया। दरअसल जवान लखमू मरकाम के अंतिम संस्कार के वक्त जब उसे चिता पर लेटाया गया तो उसकी पत्नी रेशमा भी चिता पर लेट गई। वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस दृश्य को देखकर सभी ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद जैसे तैसे वहां मौजूद महिलाओं ने जवान की पत्नी को चिता से हटाया, जिसके बाद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद लखमू राम मड़कामी छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे। थाना तहसील भैरमगढ़ स्थित निराम गांव में उनका घर है। 5 जून 1984 को जन्मे लखमू राम ने 29 जनवरी 2016 को डीआरजी ज्वाइन की थी। पिछले 6.5 सालों से वो नक्सल विरोधी अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 26 अप्रैल 2023 को हुए नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। Z News।